हेलो नमस्कार, मैं माधुरी झा। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने जो आदिकाल का नामकरण कैसे किया, किन किन रचनाओं के माध्यम से किया। अगला हम लोग पढ़ते हैं आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा यानी बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी हैं जो साहित्य की कोटि में नहीं आती है। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखने वाली है कि अपभ्रंश की पुस्तकों में जो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो पुस्तक हैं, इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की कोटि में नहीं कहा है, जिनका संबंध केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकर दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल चार हैं। साहित्यिक पुस्तकें केवल चार कहा है इन्होंने। कौन कौन से हैं इसको हम लोग देखते हैं। पहले है इसमें विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। तो इसको इस तरह से हम लोग एक याद करने की छोटी सी ट्रिक मैं इसको लेकर के आई हूँ कि विजय हमारी होगी और कीर्तिलता के बारे में हम लोग कहेंगे कि कीर्ति हमारी होगी, कीर्ति पताका हमारी लहराएगी। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि विजय हमारी होगी, कीर्ति हमारी, और कीर्ति पताका हमारी लहराएगी। विजय हमारी होगी, कीर्ति लता के लिए कीर्ति हमारी होगी और कीर्ति पताका हमारी फैलेगी, लहराएगी। अगला हम लोग देखते हैं कि देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। खुमान रासो, पहला है खुमान रासो, दूसरा बिसल देव रासो, तीसरा है पृथ्वीराज रासो, चौथा जयचंद्र प्रकाश, पांचवा है जयमयंक जस चंद्रिका, छठा है परमाल रासो, सातवां खुसरो की पहेलियाँ और आठवां है विद्यापति पदावली। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है कि खुमान 20 बरस तक पृथ्वी पर राज करते हैं और जयचंद्र यानी चंद्रमा प्रकाशित हो रही है आसमान में, और प्रकाशित हो रही है किसके साथ? चंद्रमा के साथ साथ क्या प्रकाशित हो रही है? उसकी चंद्रिका। चंद्रिका मतलब होता है चांदनी। और जयमयंक जस चंद्रिका यानी मयंक का अर्थ भी चंद्रमा ही होता है। तो इसको इस तरह से याद करेंगे कि खुमान 20 बरस तक पृथ्वी पर राज करते, पृथ्वी राज रासो का पृथ्वी पर राज करते हैं और उसकी जय जयकार होती है। चंद्रमा आकाश में प्रकाशित होती है किसके साथ? अपने चांदनी के साथ। और परमाल रासो खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली के लिए कि परमाल यानी पर मतलब दूसरों, माल मतलब पैसा से कह सकते हैं कि दूसरों का पैसा लेकर के खुश हैं और कह रहे हैं कि हमें विद्या नहीं चाहिए क्योंकि अब मैं विद्या का पति बन गया हूँ। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि खुमान 20 बरस तक पृथ्वी पर राज करते हैं, उसकी जय जयकार होती है, चंद्रमा अपनी चांदनी के साथ आकाश में चमक रहे हैं। और परमाल रासों को ध्यान में रखेंगे कि आला खंड भी कहा जाता है। तो परमाल यानी दूसरों के माल लेकर के खुश रहते हैं, यानी खुसरो की पहेलियाँ, और कहते हैं कि अब मुझे विद्या नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास तो विद्या को अर्जित करने वाला भी पति आ गया है। इस तरह से हम लोग देश भाषा काव्य की जो 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं इसको याद कर सकते हैं। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम दो कौन सा है? खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। ये कुल मिलाकर के 12 पुस्तकें हैं। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें हैं और साहित्यिक पुस्तकों में केवल 4 पुस्तकों को यहाँ पर शुक्ल जी ने कहा है कि साहित्यिक पुस्तकों की कोटि में केवल 4 पुस्तकें आती हैं, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जिसको कि याद करने की ट्रिक मैंने बताई है। विजय हमारी, कीर्ति हमारा
पताका हमारी फैलेगी। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम की जो 2 पुस्तकें हैं, यानी खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली और बीसल देव रासो को छोड़ करके सारे ग्रंथ क्या हैं? वीर गाथात्मक हैं। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। यहाँ पर इसके बाद मिस्र बंधुओं ने इन आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी। मिस्र बंधुओं ने इन आदिकाल के भीतर यह जो 10 पुस्तकें का जो नाम आप लोग देख रहे हैं, इनको भी रखा। उसमें से कौन कौन है? भगवत गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमाल, संवत्सार, पत्ताली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रास, रेवंत गिरिरास, नेमिनाथ चौपोई और उवेस माला यानी उपदेश माला। इसमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है कि तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जाकर नाऊं। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा, इससे हमें समझ में आ रही है बात एक कि जहाँ पर वर्णों का द्वित्व हो, यानी 2 वर्ण आए हो एक साथ, वहाँ प्राकृत भाषा होगी। और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या बैसबारी समझते हैं। जो भाव को थॉट और विचार को फीलिंग कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि ऐसे रचना जो कि वर्णों का द्वित्व जहाँ देखा तो प्राकृत भाषा कह दिया, और चौपाई देखा तो अवधि या बैसबारी भाषा कह दिया। और इन्होंने कहा है कि जो भाव को थॉट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्धृत पद्यों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफ़ी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जानम। अब रही शेष 9 पुस्तकें, उनमें से दूसरा, 7वां, 9वां और 10वां। दूसरा कौन सा है? वृद्ध नवकार। 7वां जम्बू स्वामी रास। 9वां है नेमिनाथ चौपई और 10वां है उवेस माला यानी उपदेश माला। यह सब जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं और साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, आचार्य शुक्ल ने कहा है कि जो जैन धर्म के तत्व निरूपण की जो पुस्तकें हैं वह साहित्य की कोटि में नहीं आती। उनमें दूसरा, 7वां, 9वां और 10वां है। वृद्ध नवकार, जम्बू स्वामी रास, नेमिनाथ चौपई और उवेस माला यानी उपदेश माला। नंबर 6 योग की पुस्तक है। नंबर 6 में कौन सी है? अनन्य योग, नाम से ही पता चलता है। नंबर 3 और नंबर 4 केवल नोटिस मात्र है। नंबर 3 कौन सा है? व्रतमाल और 4 है संवत्सार। ये दोनों पुस्तकें केवल नोटिस है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक हैं, और एक में नंद के ज्योनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रैबत पर्वत का। तो 2 साहित्यिक पुस्तकें कौन सी बची हैं? एक कह सकते हैं हम लोग पत्ताली 5वां नंबर, और एक कह सकते हैं आपका रैबत गिरिरास 8वां नंबर। यही दोनों बचे हैं। और इसमें कहा गया, अतः इन पुस्तकों की नामावली में मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। पर एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं
एक तो निर्गुण धारा और दूसरा सगुण धाराएं निर्दिष्ट की गई हैं। फिर प्रत्येक धारा की दो दो शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। निर्गुण धारा की कौन सी शाखा है? ज्ञानाश्रय शाखा, जिसको कि ज्ञान मार्गी शाखा भी कहते हैं, और दूसरी है प्रेम मार्गी यानी ज्ञानाश्रय शाखा, और प्रेम मार्गी यानी सूफी शाखा। और सगुण धारा की है, यानी कह सकते हैं हम लोग कि निर्गुण धारा की दो शाखा है, एक ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। और सगुण धारा की भी दो शाखा है, एक कहेंगे राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई। शुक्ल ने कहा है कि इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाएंगी। अगला इन्होंने रीतिकाल के बारे में कहा है कि रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है? किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। इन्होंने कहा है कि किसी काल विस्तार को लेकर अगर हम यूं ही पूर्व काल और उत्तर काल नाम दे दें तो यह दो हिस्सा कर देना केवल ऐतिहासिक विभाग नहीं कहलाएगा। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण ना बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इस प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। शुक्ल जी का कहना है कि विभाग करने का कोई पुष्ट तो आधार होना ही चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला, इन्होंने कहा। अब ये कहते हैं कि रीतिकाल के संबंध में दो बातें और कहनी है। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में, परिचयात्मक रीतिकाल के बारे में कहा गया है। ध्यान देंगे कि रीतिकाल के कवियों के संबंध में इन्होंने पहली बात क्या कही है कि जो परिचयात्मक वृत्त के छानबीन में मैं अधिक प्रवृत्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का, यह पंक्ति पूछी जाती है परीक्षाओं में कि किसने ऐसा कहा कि मैंने रीतिकाल के कवियों के विषय में बहुत अधिक छानबीन नहीं की है, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण शुक्ल जी ने कहाँ से लिया है? तो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ से लिए हैं, जो कि किनकी रचना है? मिश्र बंधु विनोद की है। कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया गया है, जैसे ठाकुर, दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य की हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं उतने ही ज़रूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि रीतिकाल, आगे शुक्ल जी कहते हैं कि रीतिकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या
अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत पुस्तक कवियों के संबंध में ही थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में ही थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा है, पर वहाँ भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह अवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। इसके बाद ये कहते हैं कि आधुनिक काल के बारे में कह रहे हैं। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है, पूछी जाती है परीक्षाओं में कि आधुनिक काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुई, तो गद्य का जो आविर्भाव हुआ वह आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना है। इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपताओं का विकास हुआ, उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था। वर्तमान के कवियों और लेखकों के बारे में ये बहुत अधिक लिखना नहीं चाहते थे, पर जी ना माना। वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी में या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिए उनसे तथा उनसे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है। इससे इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। ये कह रहे हैं शुक्ल जी कि यह पुस्तक बहुत जल्दी में मुझे तैयार करना हुआ। कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है। इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है। आधुनिक काल के अंतर्गत केवल सामान्य लक्षण और प्रवृत्तियों की ओर ही इन्होंने अधिक ध्यान दिया है। अगले संस्करण में इस काल के प्रसार और कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको ध्यान से समझेंगे कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। हिंदी साहित्य का जो यह इतिहास ग्रंथ है वह किस नाम से, हिंदी साहित्य का विकास के नाम से, किसमें, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से कब, सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं, विशेषता आदि और अंत में। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। अपभ्रंश की रचनाओं को इन्होंने कहा है कि भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती हैं। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई हैं जो अपभ्रंश में हैं, जैसे कुमारपाल रचित सारंगधर कृत हम्मीर रासो का पता नहीं, पर प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हम्मीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद्य छंदों के उदाहरण भी मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद सारंगधर के प्रसिद्ध हम्मीर रासों के ही हैं। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा,
जिससे उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में ना रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हों। मिस्र बंधुओं के प्रकांड कविवृत्त संग्रह। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि मिस्र बंधुओं के जो प्रकांड कविवृत्त संग्रह है, मिस्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकांड कविवृत्त संग्रह कौन सा है, तो मिस्र बंधुओं के मिस्र बंधु विनोद। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि रीतिकाल के कवियों का परिचयात्मक विवरण लिखने के लिए शुक्ल जी ने मिस्र बंधुओं की रचना मिस्र बंधु विनोद से, जिसको कि एक भारी कविवृत्त संग्रह कहा गया है, ली है। इन्होंने परिचयात्मक विवरण इसी से ली है, मिस्र बंधु विनोद से ली है। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट में भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी है। अब इन्होंने कहा है राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी कोविदन रत्नमाला। यह बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि श्याम सुंदर दास बीए की कौन सी रचना है, तो हिंदी कोविदन रत्नमाला जो बीए में लगी हुई है। श्रीयुत पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कविता कौमुदी, तथा श्री वियोगी हरि जी के ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आया। इन्होंने कहा है कि आधुनिक काल का प्रकरण लिखते समय, प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय इन्हें कठिनता का सामना करना पड़ा। इसमें इनके परम पुराने मित्र जो हैं पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए, और आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद नहीं दिया और ना अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को वे आजकल की बदमाशी समझते हैं। धन्यवाद वह नहीं लेना चाहते क्योंकि वह इसको आजकल की बदमाशी समझते हैं। इस कार्य में मुझसे जो भूलें हुई हैं उनके सुधार की, जो त्रुटियां रह गई हैं उनकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े उनकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। रामचंद्र शुक्ल, काशी, आषाढ़ शुक्ल 5 और 1986। तो आज यह कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं आपको यह आगे की परीक्षाओं में कारगर साबित होगा। इसको एक बार सुने और अगली हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।